नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखा। तब जाके प्रशांत किशोर को लगा कि शायद वो देश के दूसरे अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह आकर प्रशांत किशोर फंस जाते हैं और अरविंद केजरीवाल आगे निकल जाते हैं जिसकी शायद प्रशांत किशोर ने कल्पना भी नहीं की होगी। और वो क्या था, उस मुद्दे पर अगर हम बात करें तो पहले हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर, क्योंकि इस वक्त छठ पर्व की वजह से अरविंद केजरीवाल भी सुर्खियों में है और बिहार चुनाव की वजह से प्रशांत किशोर भी सुर्खियों में है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त इसलिए सुर्खियों पर है क्योंकि यमुना नदी अब साफ दिखने लगी है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से साफ है, लेकिन जितना प्रयास इस सरकार ने सरकार के गठन के बाद किया है, शायद इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। यह साफ तौर से देखा जा सकता है, चाहे वो मीडिया चैनल्स हो या कहीं भी। हालांकि आरोप फिर भी जो है वो लगाए जाते हैं, जिस तरीके से जो है वो एक अलग से छठ पर्व की पूजा के लिए अर्घ देने के लिए एक स्थान सुनिश्चित किया गया है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि यहां पर जो है वो दूसरा पानी लाकर डाला गया है। लेकिन ठीक है, चलिए हम वैसा ही मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी सही कह रही है। तो फिर सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने 5 साल तक इसके ऊपर बैन क्यों लगाकर रखा, छठ पर्व के ऊपर? ऐसा आम आदमी पार्टी भी तो कर सकती थी, तो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया? यह भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और अब जब सरकार इसके यमुना नदी की सफाई को लेकर जागरूक कर रही है लोगों को, और साथ में इस कार्य को पूरा करने के लिए जिस तरीके की तैयारियां हैं वो भी कर रही है, तो अब इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका कहां से आती है? यमुना नदी की सफाई को अगर हम देखें तो 23 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रयास किया गया और फिर उसके बाद 7 साल तक लगातार एनजीटी के अंडर जो है वो इसके प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। अब जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स क्या कहते हैं? जनवरी 2023 में एलजी और हम कह सकते हैं कि एनजीटी ने मिलकर यमुना नदी की सफाई का जो है वो काम प्रारंभ किया। कुछ मशीनें भी मंगवाई गई और लगभग 11 किलोमीटर लंबा जो है एक पूरा यमुना नदी की जो सफर है उसको साफ करने का काम भी किया गया। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल उस काम को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो रोक स्टे लगा देते हैं। मशीनें पड़ी पड़ी कबाड़ हो जाती है और फिर उसके बाद में ये ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता है चुनाव से पहले एलजी के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 11 साल में अपनी सारी नाकामियों का फोड़ा, जिसको हम कहें कि अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा जो है वो एलजी के माथे पर फोड़ा और यह बताने की कोशिश की कि दिल्ली जो है वो एनसीआर क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल आपको पता ही है, लेकिन अर्धपूर्ण राज्य है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जब हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकलकर आए हुए नेता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। यह अलग बात है कि 2016 तक लगातार वो सीएजी की रिपोर्ट को हर मंच से उछालते रहे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो फिर सीएजी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक ही नहीं की और दिल्ली विधानसभा का उपयोग किया गया नरेंद्र मोदी को गालियां देने के लिए। इससे ज्यादा, या फिर जम्मू कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, इससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। तो आज की परिस्थिति में अगर हम प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल के साथ तुलना करें तो अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे दिखाई देते हैं। वो दिखाई देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 का विधानसभा चुनाव शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जीत का जो फॉर्मूला है, रास्ता है, वो यहीं से तय होता है। उस चुनाव में जीत भी हासिल हुई। 2014 में फिर वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंचते हैं वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन वहां से उनकी हार हो जाती है। तो प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में बड़ा फर्क अगर कोई नजर आता है तो बस यही फर्क नजर आता है। इसके अलावा
अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो प्रशांत किशोर को भी लगा कि वो जब किसी देश में, या हम कहें कि वो चुनाव लड़वा सकते हैं और प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो इस पर मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी वो गुजरात मॉडल की वजह से जीत कर आए। इन्होंने जो है वो सलाहकार का काम किया, लेकिन संगठन स्तर पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और अगर पीके ऐसा कर सकते थे तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें पिछले मुकाबले सीटें बढ़कर कैसे आ गई, जबकि यही प्रशांत किशोर जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन प्रशांत किशोर को लगा कि शायद वो अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं। 3 साल लगातार मेहनत की, और उस पूरी मेहनत में 3 साल की जो जर्नी थी जनसुराज पार्टी के गठन के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें केंद्र में रहा तेजस्वी यादव। हर मंच से तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला गया, 9वीं फेल, अनपढ़, 9वीं पास करके दिखा दे, इस तरीके के पूरे आरोप जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा तेजस्वी यादव के ऊपर है। और दूसरे लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप। भ्रष्टाचार के आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव 6 जगह से, या हम कहें कि 6 अलग अलग केसों में 6 अलग अलग अदालतों से सजा याफ्ता थे चारा घोटाले के मामले में। तो तेजस्वी की संपत्ति को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला, लेकिन जब खुद की बारी आई तो प्रशांत किशोर मैदान छोड़कर भाग गए। यहां वो अरविंद केजरीवाल से पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को यह अच्छे से पता है कि मीडिया में कैसे बने रहना है। याद करिए अभी 2-3 दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने अमित शाह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि अमित शाह ने उनके एक नेता को पूरे दिन अपने साथ बिठाए रखा और लगभग 3 नेताओं को डरा धमका कर नामांकन ही नहीं करने दिया। अब इसकी सच्चाई और अमित शाह की रणनीति, क्योंकि अमित शाह कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीति करने आता है, किसी से प्यार प्रेम बांटने तो आता नहीं है, लेकिन इस तरीके के बचकाने आरोप लगाना वो अपने आप में हास्यास्पद है। जैसे जम्मू कश्मीर फाइल्स हो या चौथी अनपढ़ पास राजा की कहानी अरविंद केजरीवाल सुनाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब राजस्थान में चुनाव लड़ने गए, मध्य प्रदेश में गए, हिमाचल में गए, तो जमानत जब्त करवा कर बैठ गए। और अब ऐसा ही जो है वो प्रशांत किशोर का हाल नजर आता है। और वो नजर इसलिए आता है क्योंकि लगातार जब तेजस्वी यादव के ऊपर वो हमलावर थे और जब बारी आई नामांकन करने की, तो राघोपुर सीट से जहां उन्होंने ये लगातार दावा किया कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले ही मैदान छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि वो अपने बाकी उम्मीदवारों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 3 साल से बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, अचानक से उसने चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर को अच्छे से पता आ गया था कि सुर्खियों में बने रहना और चुनाव लड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और उनको उनकी हार जो है वो साफ तौर से सामने दिखाई दे रही थी। अब दूसरे कारण की तरफ हम अगर चलें तो दूसरा कारण आता है एक योग्यता और दूसरी संपत्ति, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव को इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर घेरते हुए नजर आते थे। तो जब योग्यता की हम बात करते हैं तो एक मीडिया चैनल के मंच पे आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर से जब यह पूछा गया कि आपकी योग्यता क्या है, तो अचानक से वो अपना आपा खो बैठे और ये कहने लगे कि वो अनपढ़ है। तो अगर वो मजाक बना रहे थे या वो आपा खो बैठे, तो फिर वो किस अधिकार से और किस हक से जो है वो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल का लगातार जो है वो इस तरीके का प्रचार कर रहे थे। और दूसरा उनकी संपत्ति। जब बात संपत्ति की आई तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने एक तरीके से यह कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि उनके पास 241 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की राजनीतिक दलों के लिए काम करके, जिसमें 3 करोड़ का टैक्स भी दिया। अब जब जनता ने जो है वो प्रशांत किशोर को ट्रोल करने लगे कि आखिर 241 का किस हिसाब से 3 करोड़ टैक्स हुआ, यह भी जो है वो प्रशांत किशोर को जरा बताना चाहिए। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर ने चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा कि जब वो चुनावी हलफनामे में जाएंगे तो वहां पर उनको अपनी योग्यता और अपनी जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा
देश को या हम कहें कि सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो क्या इससे बचने के लिए, क्योंकि लगातार 3 साल से जन सुराज पार्टी के नाम पर प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमकर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यह सवाल जरूर उठेगा जो दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, कि आखिर इतना पैसा प्रशांत किशोर के पास आया कहां से और उसका इनकम टैक्स या उसका टैक्स जो है वो कितना बढ़ा गया। और दूसरी बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। तो ये दोनों जो है वो बड़ी बातें जो प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल के साथ में मेल खाने से एक जो रोकती है, और दूसरी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे हम कहें कि प्रशांत किशोर को दूसरा अरविंद केजरीवाल बनने की तरफ अग्रसर करती है। तो अब जब बिहार की जनता की हम नब्ज को टटोलते हैं, तो अगर हम अलग अलग मीडिया चैनल्स पे जब लोगों से रूबरू होते हैं, पत्रकार, तब पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल शायद बिहार की जनता को भी याद है। और इस वक्त तो कनेक्शन जो है वो बिहार का और अरविंद केजरीवाल का दोनों का जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत किशोर इससे पीछे कैसे हट सकते हैं, क्योंकि छठ का जो पर्व है वो उसी तरफ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बड़ा जो है वो महत्व रखता है। तो दिल्ली में छठ का पर्व और फिर वहां पर मतदान का पर्व, तो दोनों जो है वो एक साथ समय में, और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की यादें जो है वो पूरे देश के सामने ताजा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। और जब 14 नवंबर आएगा तो सवाल यह होगा कि प्रशांत किशोर की कितनी सीटें जमानत जब्त होने से बच पाई है, क्योंकि इसकी उम्मीद जो है वो कम ही नजर आती है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के जैसा अगर हम देखें तो सिमिलरिटी बहुत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2 जगह पर यह दिखाया कि वो लड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर तो लड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क जो है वो साफ तौर से नजर आता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।